गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टॉपिक अपना ने स्टडी किया था वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन और आज का अपना टॉपिक है क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन देखो, सबसे पहले अपने बात करते हैं क्वथनांक क्या होता है, फिर अपने बात करेंगे क्वथनांक उन्नयन क्या होता है, फिर अपने इसका डेरिवेशन सोल्व करेंगे। ये अपने कोई विलायक लिया, क्या लिया? ए किसको माना? विलायक। और विलायक क्या है? वाष्पशील। क्या ये वाष्पशील? इसमें अपने विलेय मिलाया, क्या मिलाया? बी। और ये क्या है? विलेय। और ये है अवाष्पशील। क्या ये? अवाष्पशील। क्योंकि अपने जो ये अणुसंख्यक गुणधर्म जो अपने पढ़ रहे हैं ये अवाष्पशील विलेय के लिए। और कल अपने जब अणुसंख्यक गुणधर्म की बात की थी तब मैंने आपको ये बताया था कि विलयन के ऐसे गुण जो विलेय के पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। तो यहाँ पर विलेय जो लिया वो कौन सा लिया अपने? अवाष्पशील। अब क्या है? ये बन गया विलयन। ये तीनों पात्र हैं बंद। क्या बन गया? विलयन। अब देखो, ये तो विलेय है अवाष्पशील, इसके अंदर घुल गया। अपने ये बात कर चुके हैं पहले कई बार कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि विलयन के अंदर क्या है कि कुछ पदार्थ अवाष्पशील विलेय के घुल गए। किसके घुल गए? अवाष्पशील। मान लेते हैं कुछ पदार्थ किसके घुल गए? अवाष्पशील विलेय के। और वो पूरे विलयन में एक समान रूप से घुले हुए हैं। तो इसकी सतह के जो कण वाष्प में परिवर्तित होते हैं उनकी संख्या हो जाती है कम। किस लिए? किसके कारण? इसके कारण। विलेय किसके लिए? अवाष्पशील विलेय के लिए। अब देखो, अपने बात करते हैं क्वथनांक की। अपने मान लिया ताप और वाष्प दाब की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ताप और वाष्प दाब की। पहले देखते हैं अपने क्वथनांक। ठीक है, एग्जाम्पल समझा रहा हूं, अच्छे से समझ लेना। और ये टॉपिक जब आप वीडियो देखो तभी क्लियर हो जाना चाहिए। मतलब अपने को इतना अच्छा पढ़ना है कि वीडियो के साथ साथ टॉपिक क्लियर। ठीक है, देखो क्वथनांक क्या होता है। इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो वायुमंडलीय दाब होता है ना, वायुमंडलीय दाब वो कितना होता है? 1 ATM। ATM होता है एटमॉस्फेयर। क्या होता है? एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब एक बार इसको यहीं पे स्किप करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण से समझते हैं, फिर अपने बात करेंगे क्वथनांक की, फिर बात करेंगे क्वथनांक उन्नयन की। देखो, मान लिया अपने पास ताप है 20 डिग्री सेल्सियस। कितना है? ताप 20 डिग्री सेल्सियस। इसकी बात चल रही है किसकी? विलायक की और वाष्पशील है। और ए घटक लिया, माना हुआ इसको। 20 डिग्री पर इसका जो ताप है वो 0.2 एटमॉस्फेयर है। कितना है? 0.2। तो जैसे जैसे अपने ताप बढ़ाते हैं वाष्प दाब भी बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है? इस पदार्थ को अगर अपने गर्म करेंगे तो बनने वाली वाष्प की मात्रा क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। बनने वाली वाष्प की मात्रा क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो वो जो ज़्यादा गैस बनेगी, ज़्यादा वाष्प बनेगी, वो इसकी सतह पे ज़्यादा दाब डालेगी। तो कब कि वाष्प की मात्रा ज़्यादा हो। वाष्प की मात्रा ज़्यादा कब होगी? कि अपने टेम्परेचर बढ़ाते जाएं। अब देखो, 20 से अपनों ने कर दिया 40 डिग्री सेल्सियस। मान लिया इसका ताप हो, इसका जो प्रेशर हो गया वो हो गया 4 एटमॉस्फेयर। कितना हो गया? 4 एटमॉस्फेयर। ये इतना ही होता है, ये जरूरी नहीं है, माननी हुई बात है ये। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं अपने मानना। फिर कल को आप कहीं इधर उधर से कह दो कि सर ये तो इतना थोड़ी होता है। मानी गई बात है ये, आपको समझाने के लिए। सपोज दैट 20 डिग्री पर कितना? 0.2 एटमॉस्फेयर। 40 डिग्री पर कितना? 0.4 एटमॉस्फेयर। और ताप बढ़ाया अपनों, अपने ताप बढ़ा दिया 60 डिग्री सेल्सियस। दाब हो गया 6 एटमॉस्फेयर। जैसे जैसे अपने क्या कर रहे हैं? ताप बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे जैसे जैसे ताप बढ़ा रहे हैं वाष्प दाब भी बढ़ रहा है। अपने कर दिया इसको 80 डिग्री सेल्सियस।
ये हो गया 0.8 एटमॉस्फेयर। क्लियर। अपने मान लिया कर दिया इसको 100 डिग्री सेल्सियस, कितना कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस, और ये हो गया 1 एटमॉस्फेयर के बराबर। अब ये कंडीशन ध्यान रखनी है आपने, माना क्या हो गया कि ताप बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए और वायुमंडलीय दाब जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर कितना हो गया 1 एटमॉस्फेयर हो गया। तो अब देखो अपने बात करते हैं क्वथनांक की। क्वथनांक क्या होता है अपने को ये पता होना चाहिए। तो देखो क्वथनांक क्या होता है, अब मैं इसकी परिभाषा लिखने जा रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ मैं, इसकी परिभाषा लिख रहा हूँ, और वो परिभाषा है वह ताप जिस पर द्रव का दाब या द्रव का वाष्प दाब। देखो क्वथनांक की परिभाषा लिखते हैं अपने, वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाए बराबर हो जाए उसे अपने क्या कहते हैं क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक उन्नयन नहीं कहा अपनों ने क्या कहा क्वथनांक। देखो वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब कितना हो गया वायुमंडलीय दाब कितना होता है 1 एटमॉस्फेयर। तो ये कोई भी द्रव है, इसका ताप बढ़ाते गए तो इसका ताप कितना कर दिया अपनों ने, जब इसका ताप 100 कर दिया तब दाब कितना हो गया 1 एटमॉस्फेयर। कितना हो गया 1 एटमॉस्फेयर। तो अब ये जो ताप है ना ये इस द्रव का क्वथनांक है। अगर इस द्रव का क्वथनांक बताना पड़े तो इस द्रव का क्वथनांक अपने एग्जाम्पल के तौर पर कितना आया है 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों आया, क्योंकि जब जैसे जैसे ताप बढ़ा रहे हैं तो दाब भी बढ़ रहा है, और दाब कितना हो गया 1 एटमॉस्फेयर, और 1 एटमॉस्फेयर क्या होता है वायुमंडलीय दाब। तो जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होता है उस द्रव का वाष्प दाब भी बढ़ता जाता है, और किसके बराबर हो जाए वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, उस ताप को अपने कहते हैं क्वथनांक। क्लियर। वैसे क्वथनांक अगर अपने जर्नल सीधा समझना चाहें तो क्या होता है वह ताप जिस पे जो द्रव होता है वो गैस में चेंज हो जाए। किसमें, वह ताप जिस पे द्रव किस में चेंज हो जाए गैस के अंदर, तो उसको क्वथनांक बोलते हैं। बट क्वथनांक की एग्जैक्ट परिभाषा वो ये है। इतनी बात समझ में आ गई। अब अपने चलते हैं क्वथनांक उन्नयन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, क्वथनांक उन्नयन की। तो देखो अब एक बार इसको यहाँ से हटा देते हैं अपने। क्वथनांक उन्नयन क्या होता है, अब इसमें आपको देखना पड़ेगा। ये अपने माना शुद्ध विलायक का क्वथनांक माना अपने टी बी ले रहा हूँ मैं। टी का मतलब टेम्परेचर, बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है क्वथनांक। टी बी नोट है, कितना है टी बी नोट। तो अगर आपको याद है तो पहले वाष्प दाब अपनों ने माना था, शुद्ध विलायक का क्या माना था पी नोट ए माना था, है ना। तो अब क्या मान लिया, ये बी घटक इसका नहीं है, ध्यान रखना ये मैंने स्मॉल बी लिखा है, तो ये बी और ये बी अलग अलग हैं। ये बी है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि क्वथनांक। तो जैसे इसको शुद्ध विलायक का नोट लगा के अपनों ने रिप्रेजेंट किया था, इसी प्रकार अपने क्या कहेंगे शुद्ध विलायक का क्वथनांक कितना हुआ टी नोट बी। इसको एक बार यहाँ अपने इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर अगर अपने बात करें कि विलियन का क्वथनांक कितना, उसको अपने क्या माना, उसको माना अपनों टी बी। अब अपने विलियन की बात करते हैं। विलियन की बात करते हैं ताप और वाष्प दाब के लिए, ताप और वाष्प दाब के लिए। अब एक चीज़ देखो, आपको ये तो पता है कि जब वाष्प बनेगी तभी वो वाष्प के दाब लगाएगी। अब आपको ये भी पता है कि विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है, कम होता है। क्लियर। विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। तो अब आप ये मानो कि 80 डिग्री सेल्सियस जो है ना, कितना 80 डिग्री सेल्सियस, इस पर या आपने ये मान लें कि भाई टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और वाष्प दाब है 0.8 एटमॉस्फेयर। कितना विलियन का
थोड़ा सा क्या होता है, वाष्प दाब कम होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अवाष्पशील विलय घुला हुआ है। यहाँ पे मैंने लिखा था वो दोबारा लिख लेता हूँ। 100 डिग्री पर विलायक का जो वाष्प दाब वो कितना हो गया था, 1 एटमॉस्फेयर। किस पर? 100 डिग्री पर विलायक का वाष्प दाब कितना हो गया था, 1 एटमॉस्फेयर। बट अगर अपने विलयन की बात करें तो विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से थोड़ा सा क्या होता है, कम। तो अपनों ने इसको थोड़ा सा क्या मान लिया, कम मान लिया। इसको तो 8 मान लिया, टेम्परेचर सेम है, और इसको कितना मान लिया, 0.8, और इसको मान लिया 1। अब अपने इसको ताप बढ़ाएं। अब इसका क्वथनांक बनाएं। पहले क्वथनांक क्या होता है कि वह ताप जिस पर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब मान लिया अपनों ने इसको 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, अब ये हो गया 1 एटमॉस्फेयर। अब ये जो विलयन है इसका क्वथनांक कितना मिला अपने को, विलयन का क्वथनांक कितना मिला, 120 डिग्री सेल्सियस। क्यों मिला? क्योंकि 120 डिग्री सेल्सियस पर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया इसका दाब 1 एटमॉस्फेयर, जो कि ये होता है। क्लियर? अब इसका क्वथनांक कितना था विलायक का, 100 डिग्री सेल्सियस, और विलयन का क्वथनांक कितना आ गया, 120 डिग्री सेल्सियस। तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मैं अगर डेल्टा TB लिखूँ, डेल्टा मतलब क्या है, अंतर किस में, क्वथनांक में, और कौन से, बॉइलिंग पॉइंट वाले में। तो इसमें ज़्यादा कौन सा है, ज़्यादा है TB माइनस T0B। ये अपना यहाँ से एक छोटा सा अंतर आ जाता है, जिसको क्वथनांक क्या कहते हैं, क्वथनांकों में अंतर बोलते हैं इसको, या क्वथनांक उन्नयन बोलते हैं। ये क्वथनांक जो है उन्नयन हुआ। उन्नयन का मतलब क्या होता है, बढ़ना। तो पहले कितने पे उबल रहा था ये जो भी लिक्विड है, 100 डिग्री पर, अब इसका क्वथनांक बढ़कर कितना हो गया, 120 डिग्री। तो अब ये जो अंतर होता है, ताप का जो अंतर होता है, उसको क्वथनांक उन्नयन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्वथनांक उन्नयन। पहले क्वथनांक की बात पढ़ी, फिर अब यहाँ से अपने के पास क्या मिला, अपने को क्वथनांक उन्नयन मिल गया। ठीक है, अब देखो, अब अपने इसका डेरिवेशन सोल्व करते हैं। ये सारा मैं रफ कर रहा हूँ, मेरे को जगह चाहिए काफ़ी सारी। तो देखो इजी है, बहुत ही इजी है, समझ लेना। और अगर आपने स्टार्टिंग से इस चैप्टर को पढ़ते आ रहे हो, साथ साथ देखते आ रहे हो, तो बहुत ही इजी है ये। क्लियर? देखो इसमें जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें अपने को फॉर्मूला चाहिए होगा, और कौन सा, मोललता का, छोटे m का अपने को फॉर्मूला चाहिए, वो अपने को आना चाहिए। अगर आपको छोटे m का फॉर्मूला आता है तो फिर क्या है कि ये जो इसका डेरिवेशन है वो बहुत इजी रहेगा। क्लियर? तो देखो यहाँ पे ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया था, डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस T0B। अब इसका एक डेरिवेशन है, वो अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, बट उसकी ज़रूरत नहीं होती। अपने सीधा सिंपल शॉर्ट में चलेंगे, और वो क्या है, वो ये है, ये कहता है कि जो क्वथनांक उन्नयन है ना, क्या क्वथनांक उन्नयन डेल्टा TB समानुपाती होता है m के। समानुपाती किसके होता है, m के। m क्या है, मोललता। क्या चीज़ है, मोललता, स्मॉल m, मोललता लिखा था अगर आपको याद है तो। जब अपने यहाँ से डेल्टा TB ये हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है KBM। ये जो KB है ना, इसका नेम होता है, और इसे बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या बोलते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक बोलते हैं। या इसका एक नाम और होता है, इसका नाम होता है, इंग्लिश का वर्ड है एबुलोस्कोपिक स्थिरांक। इनमें से जो दो नामों में से आपको नाम अच्छा लगे वो आप याद कर सकते हो। क्लियर? अब आपको अगर मोललता का फॉर्मूला आता है तो यहाँ पे ये डेरिवेशन क्या हो गया, खत्म हो जाएगा। मोललता क्या होती है आपको पता होना चाहिए। अगर अपने इसकी परिभाषा की बात करें तो विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या अपॉन में क्या आएगा, विलायक का भार। आपको याद आ गया होगा, ये अपने इसके बारे में काफ़ी बातें भी कर चुके हैं। अब इसका अपने फॉर्मूला लिख लेते हैं। विलय के मोलों की संख्या, विलय किसको मानना था, B को मानना था, तो ये फॉर्मूला बन गया NB अपॉन में विलायक का भार WA। अगर अपने इसको ग्राम में लिखते हैं तो आपको यहाँ से 1000 से गुना करना था। याद आ गया? अब अपने क्या करते हैं, ये फॉर्मूला उठाकर यहाँ रखते हैं।
इस फॉर्मूले को यहाँ, ठीक है, इसके अंदर रखते हैं। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू में एन बी अपॉन में डब्ल्यू ए और इंटू में क्या लिख दिया अपनों ने 1000, और ये किस में लिया अगर अपनों ने ग्राम के अंदर। अब आपको पता है एन बी का फॉर्मूला आपको आता है अच्छे से, एन बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी। तो ये फॉर्मूला अपने यहाँ पुट कर देंगे, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू क्या आ जाएगा डब्ल्यू बी इंटू 1000 और अपॉन में क्या आ जाएगा एम बी इंटू में डब्ल्यू ए, और ये किस में है ग्राम में, किसके अंदर है ये ग्राम के अंदर, ठीक है। छोटा सा सिंपल सा अपने पास यहाँ पे अपने को क्या मिल गया, डेरिवेशन मिल गया, क्लियर। ये अपना फॉर्मूला आ गया क्वोथनांक उन्नयन का, ठीक है, ये क्वोथनांक उन्नयन आ गया। अब यहाँ से अपने किसकी वैल्यू निकालनी होती है एम बी की, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कल भी अपनों ने जो लास्ट लेक्चर के अंदर जो न्यूमेरिकल किया जो डेरिवेशन किया था वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, उसमें भी अपने लास्ट में एम बी की वैल्यू ही निकाली थी। तो एम बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन में सॉरी ये तो आ गया इधर, ये इधर आ गया, इसको इधर ले आते हैं, डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए, और ये किस में है ग्राम के अंदर। ये अपना एक फॉर्मूला और आ गया। एम बी क्या है, ध्यान होना चाहिए आपको, एम बी है विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो ये अपने पास फॉर्मूला आ गया। अब देखो अपने बात करते हैं कि के बी क्या होता है, या इसकी अगर अपने बात करें यूनिट की, क्लियर। तो इसमें अपने क्या करेंगे, अपने के बी की परिभाषा देखते हैं। पहले क्या देखते हैं, के बी की परिभाषा। आपको के बी की परिभाषा पता होनी चाहिए। तो देखो यहाँ से मैं बना रहा हूँ, क्या करूँ, इस फॉर्मूले से बनाता हूँ, इस फॉर्मूले को यूज करता हुआ बनाता हूँ यहाँ पर के बी की परिभाषा। देखो के बी, रुको, इसमें अपने सपोज करें एन बी इज इक्वल टू 1 मोल ले लिया अपनों ने, क्या ले लिया एन बी 1 मोल ले लिया, और डब्ल्यू ए क्या है विलायक का भार, कितना ले लिया अपनों ने 1000 ग्राम, कितना ले लिया 1000 ग्राम। ये दोनों वैल्यू अगर अपने यहाँ पे रखें इस फॉर्मूले में, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा के बी इंटू एन बी कितना लिया है 1 इंटू 1000, और बटना में डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी है 1000। ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आ गया के बी। यहाँ से इसकी परिभाषा बनाएंगे। क्या करते हैं कि किसी विलायक के 1000 ग्राम में विलेय के 1 मोल अगर घुले हुए हों, दोबारा से सुनो, किसी विलायक के 1000 ग्राम में विलेय के 1 मोल अगर घुले हुए हों, तो उसका क्वोथनांक उन्नयन मोलल क्वोथनांक उन्नयन कहलाता है, या उसका क्वोथनांक उन्नयन जो होता है वो मोलल क्वोथनांक उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है। दोबारा से देख लो, अपने कंडीशन बनाई कि 1000 ग्राम क्या लिया विलायक, 1 मोल क्या लिया विलेय। अगर 1000 ग्राम विलायक लें और उसमें 1 मोल विलेय घोल दें, तो उसका जो ये डेल्टा टी बी क्या है क्वोथनांक उन्नयन। तो क्वोथनांक उन्नयन उसके मोलल क्वोथनांक उन्नयन स्थिरांक, या के बी का नाम लिखा था अपनों ने एबुलोस्कोपिक स्थिरांक के बराबर होता है। ये इसकी अपने यहाँ पर परिभाषा आ गई। अब अगर अपने मैं बात करूँ यहाँ पर इसकी यूनिट की, किसके यूनिट की, अपने बात करते हैं टी बी या के बी के यूनिट की, ठीक है। अगर अपने मैं बात करूँ के बी के मात्रक की, तो देखो के बी का मात्रक अपने निकालते हैं यहाँ से, इसको यूज करेंगे और क्या लिख लेंगे अपने के बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डेल्टा टी बी अपॉन में एम। डेल्टा टी बी क्या है क्वोथनांक उन्नयन स्थिरांक। क्वोथनांक का मतलब क्या है, ये कोई टेम्परेचर है, क्या है टेम्परेचर, टेम्परेचर का मात्रक होता है केल्विन, टेम्परेचर का मात्रक क्या होता है केल्विन, और ये है एम। मोललता का मात्रक होता है, मैंने आपको इसका मात्रक बताया था एम ही बताया था, तो अपने इसको क्या लिख सकते हैं के और एम
इनवर्स, ये इसका मात्रक हो गया केल्विन m इनवर्स। अगर अपन इसके एक मात्रक और की बात करें, दूसरा और मात्रक देखें, वो देखते हैं अपने यहाँ से, हाँ इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले को यहाँ पे रखा तो इस फॉर्मूले से देखते हैं, मतलब यहाँ से देखो, यहाँ से अगर अपने मात्रक बनाएं तो क्या बनेगा, KB इज इक्वल टू, पहले तो लिखो क्या होता है, KB इज इक्वल टू TB डेल्टा TB इंटू WA अपॉन में NB इंटू 1000, ये है। तो देखो अब यहाँ से अगर मात्रक बनाएं KB का, तो TB का मात्रक क्या होता है, केल्विन। WA का मात्रक, WA क्या है, WA है, अगर अपने यहाँ पे 1000 नहीं लिखते है ना, किलोग्राम में लेते हैं, 1000 लिखा मतलब ग्राम ले लिया ये, तो ये कोई भार है, द्रव्यमान है किसका, A क्या है, विलायक, विलायक का द्रव्यमान है ये, इसको अपने किस में ले लें, किलोग्राम में, तो इसका मात्रक हो गया केल्विन इंटू किलोग्राम। और N क्या होता है, N क्या होता है, मोल, तो अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं मोल इनवर्स। ये इसके दो मात्रक आ गए। देखो ये मैं मात्रक आपको क्यों बता रहा हूँ, एक कंपटीशन का पेपर हुआ था और वो जो पेपर था वो था JCECE 2013 के अंदर ये इसका मात्रक पूछा हुआ था। अब ये JCECE क्या है, किसका पेपर है मैं बता देता हूँ, झारखंड बोर्ड का एक एग्जाम है और जो कि एंट्रेंस बीटेक एग्जाम के लिए है, मतलब इंजीनियरिंग का कोई पेपर है, ठीक है। तो इसकी ज़्यादा जरूरत नहीं है, अपने को इस मात्रक की जरूरत है। तो अगर इस इतने बड़े पेपर के अंदर मात्रक पूछा जा सकता है तो अपने बोर्ड के अंदर भी इसका मात्रक पूछा जा सकता है। क्लियर, ये हो गए इसके मात्रक की बात। अब इसमें एक लास्ट पॉइंट रहता है और वो रहता है इसका ग्राफ। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाना है अपनों ने ताप और वाष्प दाब के अंदर, किसमें, ताप और वाष्प दाब के बीच में इसका कोई ग्राफ बनाएंगे। देखो ये भी अच्छे से समझ लेना आप, ये यहाँ पर जीरो वैल्यू होती है, आपको पता है। इधर लिया हुआ है अपना टेम्परेचर T और इधर लिया हुआ है, इस साइड लिया हुआ है अपना वाष्प दाब। क्या लिया हुआ है, इस साइड में लिया हुआ है वाष्प दाब, और यहाँ पर जो वाष्प दाब है ना वो लिया है अपनों ने 1 एटमॉस्फेयर। कितना लिया अपनों ने, 1 एटमॉस्फेयर। अब देखो, अब आपको ये पता कि जैसे जैसे अपने टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वाष्प दाब बढ़ेगा। ये अपने पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े अपने स्टार्टिंग के अंदर, सबसे पहले यही बात की थी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वाष्प दाब भी बढ़ता जाएगा। तो टेम्परेचर के साथ वाष्प दाब का रिलेशन जो है उसमें आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या, ये कोई वाष्प दाब है, ये कोई टेम्परेचर है, यहाँ पर अगर अपने इसको मिलाएं तो एक ये कोई विलायक है। क्या है ये, एक विलायक, ठीक है। जब ग्राफ पूरा बन जाएगा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो ये विलायक लिया हुआ है यहाँ पर, इसको जैसे जैसे गर्म करेंगे वाष्प दाब बढ़ेगा, तो इसका ग्राफ ऐसे आता है। जैसे जैसे अपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, वाष्प दाब क्या होगा, थोड़ा सा और क्लियर बनाते हैं। जैसे जैसे अपने इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब भी बढ़ता जाएगा। क्लियर। अब आप मुझे ये बताओ कि विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा होता है और विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, कम होता है। तो ये ग्राफ किसका है, विलायक का। ये ग्राफ किसका है, विलायक का। तो अगर मैं इसी टेम्परेचर पे बात करूं, मान लिया कितना भी टेम्परेचर है, ये कुछ भी है, इसी टेम्परेचर पर बात करूं तो ये है वाष्प दाब, तो विलयन का वाष्प दाब थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। इसी टेम्परेचर पर, एक ही टेम्परेचर पे बात करें तो विलायक का वाष्प दाब क्या होता है, ज़्यादा, विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, कम होता है। ये रीजन मैंने आपको कई बार बता दिया, आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अब क्या है, इसका ग्राफ बनाएं, वो भी इसके जैसा ही बनेगा, वो भी क्या होगा, इसके जैसा ही बनेगा। क्लियर, अच्छा लग रहा है ग्राफ, ठीक है। अब देखो ये 1 एटमॉस्फेयर हो गया। अगर मैं इसको यहाँ से मिलाऊं, कहाँ से मिलाऊं, यहाँ से इधर मिलाऊं
और इसको यहाँ मिलाते हैं नीचे की तरफ टेम्परेचर की तरफ, इसको भी मिलाते हैं टेम्परेचर की तरफ। तो ये जो टेम्परेचर मिला ये किसके लिए, विलायक के लिए, और विलायक के लिए अपने लिखा था T0B, क्या लिखा था T0B, और ये है, ये ग्राफ लिख लेते हैं विलयन के लिए, किसके लिए है, विलयन के लिए। तो इसका जो टेम्परेचर था वो अपने लिखा था TB। तो अब आप ये देखो जैसे जैसे अपने इधर जा रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना, मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इधर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो देखो अगर एक एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब पर विलायक का जो ताप है वो थोड़ा सा कम होता है, और इसी एक एटमॉस्फेयर दाब पर जो विलयन का वाष्प या विलयन का जो ताप होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, ज़्यादा होता है। इस अंतर को यहाँ से लेकर यहाँ का जो अंतर है इसको बोला गया डेल्टा TB, इसको क्या बोला गया, डेल्टा TB बोला गया। ठीक है, ये ग्राफ आपने ध्यान रखना है, इसको आप नोट डाउन कर लेना, और आपकी बुक में भी है और PDF आपको मिल जाएगी। PDF आगे पीछे होती है तो आप पूछा मत करो, क्योंकि उसमें बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं साथ साथ उसको लिख भी रहा हूँ। ठीक है ना, तो आपको PDF मिलेगी, 101% मिलेगी। जब तक PDF नहीं मिलती है तब तक आप इसकी रफ में प्रैक्टिस करो ना, वो तो एक नोट्स हैं, और नोट्स क्या है आपके पास बुक में भी है ना। तो आप लोगों की थिंकिंग क्या हो गई है कि भाई हमें नोट्स ही चाहिए, नोट्स ही चाहिए, तो अकेले नोट्स इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा जब तक अपने उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो जब तक आपके पास नोट्स नहीं आते हैं वो तो सीधा आपने लिखना है कि इन फ्यूचर अगर अपने पढ़ें तो अपने पास मटेरियल होना चाहिए, तो उससे पहले आप इसकी प्रैक्टिस कर लिया करो। ठीक है, थैंक यू।